बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का एक बयान आज नज़रों से गुजरा जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ी एकड़ पैदावार में दीगर ममालिक से बहुत पीछे रह गया। चले शुक्र के कलमे पढ़ने चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब को इसका एहसास तो हुआ। माहिरीन तो काफ़ी अरसे से इस हवाले से शोर मचा रहे हैं, तजावीज़ भी दे रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी ही रहती है। वज़ीर आज़म साहब ने जो ज़री पॉलिसी है उस हवाले से भी बताया कि इसके नफास से जो ज़राअत है उसमें तरक्की आएगी। अब ज़राअत को लेकर शायद जितना संजीदा होना चाहिए वो हम होते नहीं है। एक तरफ किताबों में तो हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन ना हम ज़री बन सके ना सनती मुल्क का दर्जा हासिल कर सके, यानी आधा तीतर और आधा बटेरी रहे। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान नई जो कौमी ज़री पॉलिसी है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये कोई पहली नहीं है। क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद 1950 में पहली ज़री पॉलिसी मुतारफ़ करवाई गई और इसमें कोशिश की गई कि जो छोटे काश्तकार हैं, किसान हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी क्योंकि जो जागीरदार थे उन्होंने इस पर अमल दरामद सिरे से होने ही ना दिया। इसी तरह जी फील्ड मार्शल अयूब खान जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो 1959 में उन्होंने कौमी ज़री पॉलिसी मुतारफ़ करवाई और कुछ इस्लाहात भी वो पेश की और इस हवाले से उन्होंने जो खाका पेश किया ज़राअत को तरक्की देने का, उसमें 500 एकड़ तक जो नहरी ज़मीन है वो रखने की इजाज़त दी गई। यानी जो बड़े ज़मींदार थे, जागीरदार थे, उनको पाबंद किया गया कि वो ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकते और उसकी हद जो मुकर्रर की गई वो 500 एकड़ नहरी ज़मीन और 1000 तक बारानी ज़मीन वो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई कानून बनता है उसका हल और तोड़ पहले बन जाता है। उस वक्त भी बड़े जो जागीरदार थे उन्होंने ये 500 और 1000 एकड़ की जो हद है वो अपनी फैमिली में ही बांट कर पूरी कर ली, यानी जगह वहीं की वहीं रही और जो किसानों को फ़ायदा देने की कोशिश या सोच थी वो दफन होकर रह गई। इसी तरह जी अवामी दौर आया 1972 से 1977, यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का अवाम के नारे भी लग रहे थे। उन्होंने ये जो हद थी अयूब खान ने जो मुकर्रर की थी इसमें और कमी की और इसमें 150 एकड़ नहरी ज़मीन और 300 एकड़ तक बारानी ज़मीन रखने की इजाज़त दी। लेकिन इस पॉलिसी का भी बिल्कुल वही असर हुआ जो कि फील्ड मार्शल अयूब खान की ज़री पॉलिसी का हुआ। लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी की, बासर लोग थे और इस ज़री कौमी पॉलिसी पर कोई अमल दरामद ना हो सका। यही वजह है कि ये भी नाकाम होगी। फिर ज़ियाउल हक का दौर आया 1980 में। वो किसी से पीछे कैसे रहते, उन्होंने भी ज़राअत के हवाले से अपना इंटरेस्ट शो किया और ज़री पॉलिसी मुतारफ़ करवाई, लेकिन वो भी दम तोड़ गई और इसका भी किसान को कोई फ़ायदा ना हुआ। 2015 में बीज एक्ट को नाफिज किया गया क्योंकि जो सीड है, बीज है, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है ज़राअत की तरक्की में और इससे पहले जो नाकस बीज है उसकी वजह से काश्तकारों को, किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन 2015 और अब 2025 से 10 साल गुजर चुके हैं, इसमें भी कोई खातर खा बेहतरी नहीं आ रही और इस वक्त भी सूरत हाल जूं की त्यों है। वज़ीर आज़म साहब ने फ़ी एकड़ पैदावार का जिक्र किया। ज़रा हम जायज़ा ले लेते हैं। हम ज़री मुल्क हैं, काफ़ी अरसे से इसमें काम भी कर रहे हैं, तो हमारी हालत है क्या, हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले जी गंदम को ही ले लेते हैं, अहम फसल है और ख़ुराक सबसे ज़्यादा बतौर ख़ुराक ये पाकिस्तान में इस्तेमाल भी होती है। तो फ़ी एकड़ जो हमारे पास औस बनती है वो 2920 मन है। यानी गंदम जो है इस वक्त पाकिस्तान में, ये मैं 2022 का जो सर्वे है उन रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ और उसकी बुनियाद पर जो अदाद शुमार है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फ़ी एकड़ पैदावार पाकिस्तान में 2920 मन है, जबकि इसके मुकाबले में
چین جو فی ایکڑ پیداوار حاصل کر رہا ہے وہ 5670 ہے، یعنی لگ بھگ ڈبل وہ فی ایکڑ پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ ان کا کسان اتنی ہی جگہ سے ڈبل پیداوار حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح بھارت جو ہم سے کوئی زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن اس کی اصلاحات جو ہیں اس نے کام دکھایا ہے ہم سے اس معاملے میں، وہ بھی آگے ہے۔ 3253 من فی ایکڑ پیداوار بھارت حاصل کر رہا ہے۔ خطے میں ہماری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایک چاول کے حوالے سے بھی پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، اور باسمتی چاول تو پاکستان کی پہچان ہے، لیکن اس میں بھی ہم کہاں کھڑے ہیں آپ اعداد و شمار دیکھ لیجئے اور اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پر ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ پاکستان میں فی ایکڑ 3.1 ٹن چاول پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں چین میں 6.5 ٹن فی ایکڑ پیداوار ہے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ۔ بھارت بھی اس معاملے میں ہم سے آگے ہے، 3.3 ٹن فی ایکڑ پیداوار ان کی بھی ہے، تھوڑا ہی آگے ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی وہ آگے ہے۔ مکئی کا آپ ذکر کر لیتے ہیں، مکئی بھی پاکستان میں کافی پیدا ہوتی ہے، اس کا استعمال بھی کافی زیادہ ہے، تو یہاں پر 4.6 ٹن پیداوار ہے پاکستان کی، اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ پیداوار حاصل کرنے والا ملک فرانس، وہاں پر 11.1 ٹن فی ایکڑ پیداوار ہے، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 گنا سے 3 گنا وہ زیادہ پیداوار حاصل کر رہا ہے مکئی کی۔ گنے کا بڑا ذکر ہوتا ہے، شوگر مافیا، شوگر ملیں، چینی، یہ عموماً ہم سیاست میں اس کا ذکر بھی سنتے رہتے ہیں، بڑی ڈسکشن جاری رہتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان گنے کی پیداوار میں بڑا آگے، بڑی ترقی کر لی ہوگی۔ یہ ترقی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں جو گنے کی پیداوار کے حوالے سے 63.4 ٹن فی ایکڑ پیداوار ہے پاکستان میں گنے کی، اور اس کے مقابلے میں مصر جو کوئی زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، اور کوئی زیادہ وہ زرعی ملک بھی نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی جدید کاشتکاری بھی نہیں ہو رہی، لیکن گنے کے مقابلے میں ہم سے وہ کتنا آگے ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم 63 پر کھڑے ہیں، اور وہ 125.5 ٹن فی ایکڑ پیداوار مصر حاصل کر رہا ہے۔ یہ کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پتہ چلے، بتایا جائے، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہم زرعی ملک ہیں، لیکن زراعت ہماری کتنی پیچھے رہ گئی۔ ہم صنعت کی طرف جاتے ہیں تو صنعت کا تو ہمارا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کارخانے بند ہونے جا رہے ہیں، یہی ہماری صورتحال ہے۔ اور اس وقت گزشتہ 2 سال کے دوران خاص طور پر جو کسانوں کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا ہے، اس کے نتیجے میں تو پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اکثر کسانوں کا ذکر کرتے ہیں تو میرے جو چند قریبی دوست ہیں وہ مذاقاً یہ بات ضرور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی تو بارانی یا زرعی 1 انچ زمین بھی نہیں ہے، آپ کسان کی فکر آپ کو کیوں لگی رہتی ہے؟ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، یہ خوشحال ہوں گے تو ہم بھی خوشحال ہوں گے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو ہمارے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ 2-4 سال سستی گندم کھا لیں، لیکن پھر سود سمیت یہ پیسے آپ واپس کریں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سستی چیز استعمال کرتے رہیں اور لوگ اگاتے رہیں اور آپ کو دیتے رہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ پھر جو چھوٹا کسان ہے وہ مائنس ہو جائے گا، اور بڑے لوگ آ جائیں گے، کارپوریٹ جو فارمنگ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان میں ویسے یہ آغاز ہو بھی چکا ہے، تو پھر چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی کہ یہ جو آپ نے کچھ عرصہ فائدہ اٹھایا ہے یہ سود سمیت واپس دینا پڑے گا۔ ہم جیسے کہ چکن کی صورت میں، چکن جس طرح اس کی قیمتیں ہیں اس حوالے سے ہم واپس کر بھی رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ چکن کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں اور کافی عرصے تک یہ بڑا سستا بکتا رہا۔ اب اس کا یہ اثر ہوا کہ جتنے چھوٹے جو فارمر تھے وہ بیچارے اس فیلڈ سے ہی نکل گئے۔ ایک وقت تھا چکوال میں سمیت دیگر اور علاقوں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فارم نظر آتے تھے، لیکن اب وہ کہاں ہیں، کہاں گئے وہ چھوٹے فارم؟ اب بڑے فارمرز حضرات اس کا حصہ ہیں، وہی فارمنگ کر رہے ہیں، ان کے پاس ہی تمام کنٹرول ہے، اس لیے وہ 300 روپے 250 روپے بکنے والا گوشت جو ہے وہ آج 700 800، اور اگر عید یا کوئی اور تہوار ہو تو یہ 1000 روپے تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
चंद साल आपने या चंद माह आपने सस्ता खा लिया, लेकिन अब कई सालों से सूद समेत ये रकम वापस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल दीगर और अजनास में भी हो सकता है अगर सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया। जहां हम लोगों का यानी जो सार्फिन हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है, वहीं जो काश्तकार हैं, जो मेहनत करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। ताली दो हाथ से बजेगी, फिर ही मामलात आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और इसमें जो फ़ी एकड़ कम पैदावार, इसमें बहुत सारी दीगर वजूहात भी हैं। जो जदीद तरीका है काश्तकारी का, उससे आशनाई ना होना वो भी एक वजह है। पानी की किल्लत एक बड़ी वजह है। दीगर और मामलात ऐसे हैं, लेकिन अगर आज से ही हम सही मानों में नीयत कर लें तो बहुत कुछ सीधा हो सकता है। अल्लाह करे कि इस सिलसिले में सिर्फ बातें ना की जाए बल्कि अमल किया जाए। वैसे हुकूमत पंजाब ने एक 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। बगैर सुनने अगर बज़ाहिर सुना जाए तो बड़ा अच्छा है कि 15 अरब रुपए, लेकिन जो ऐलानात हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो फिर ये अंदाज़ा होता है कि इससे तो आम जो किसान है वो बहुत कम फ़ायदा उठा पाएगा। मिसाल के तौर पर एक ही मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि इसी पैकेज के तहत 4 माह तक जो गंदम है उसकी मुफ्त स्टोरेज का जो ख़र्चा है वो भी इस पैकेज से अदा किया जा सकता है। यानी कोई भी किसान चाहे तो 4 माह तक मुफ्त स्टोर की सहूलत हासिल कर सकता है। लेकिन ये जो बड़ा माफिया है, बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, वो तो 4 माह तक गंदम या कोई और अजनास जो है उसको स्टोरेज में रख सकते हैं। हम जो किसान हैं, जो आम काश्तकार है, उसने तो ज़रूरत के तहत ही ये बिजाई की होती है। उसने तो बहुत से प्रोग्राम बनाए होते हैं, बहुत सी प्लानिंग कर रखी होती है कि ये फसल उठाऊंगा तो फ़लाँ काम करूंगा, फ़लाँ जो उसका अहम काम रुका हुआ था इससे पैसे आएंगे तो वो करूंगा। तो 4 माह तक वो कैसे इंतज़ार कर सकता है? और 4 माह से पहले उसने नया बीज भी ख़रीदना है, नई फसल भी उगानी है, वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पैकेज बड़ा हो या छोटा हो, ये अहम नहीं है। असल अहमियत ये है कि आप इस तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत कारी करें। इसके जो जदीद काश्तकारी के तरीके हैं वो भी इस तक पहुँचाएँ, और इसके साथ साथ हौसला अफजाई और साथ जिस तरह इमदादी कीमत है उसका भी बेहतर ऐलान किया जाए ताकि हमारी ज़राअत जो है वो आगे बढ़े। यकीन जानिए ये एक फील्ड में ही पाकिस्तान अगर काम कर ले संजीदगी के साथ तो हमें किसी और शोबे में काम करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने